पिछली क्लास में हमने समस्थानिक, आइसोटोप्स, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक्स पर बात। आज की क्लास में हम इस चैप्टर जो सेकंड पढ़ रहे थे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसका जो लास्ट टॉपिक है उसी पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स पर, क्वांटम संख्याएं। जैसा कि हमने पढ़ा तो पीछे इन संख्याओं को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। जब पहले इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम था, जैसे जैसे हमने देखा कि रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने 1 कोष की अवधारणा दी, नील्स बोर ने 2 कोष की अवधारणा, 4 कोष की अवधारणा दी। इसके बाद सोमरफेल्ड आए, सोमरफेल्ड ने कक्षकों की अवधारणा दी, 4 उपकोष की अवधारणा दी। उसके साथ साथ में नील्स बोहर हो या बरी हो, बोर और बरी ने आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा दी। उन्हीं के अध्ययन को और ज्यादा ठीक तरीके से करने के लिए, क्योंकि जो हमें प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता था या जिसके आधार पर हम करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता था SP, SPD, SPDF। मतलब किसी भी कोष या सेल के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो सबसे कम ऊर्जा की सेल थी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, उसके बाद वाली ऊर्जा में, उसके बाद वाली ऊर्जा में, उसके बाद वाली ऊर्जा में। कहीं ना कहीं हमें अवधारणाएं पता थी, लेकिन जब अफवाऊ, पाउली और हुंड, जिन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, उनके आधार पर आगे चलकर क्वांटम संख्याओं की खोज की। ये क्वांटम संख्याएं जो है, ये क्वांटम संख्याएं श्रोडिंगर करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी श्रोडिंगर ने, जो कि परमाणु के तरंग रूप पर आधारित थी। इसी सिद्धांत के माध्यम से आगे चलकर क्वांटम संख्याओं का पता चला। अभी जनरली पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे क्वांटम संख्याएं के कितने प्रकार की होती हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो श्रोडिंगर ने समीकरण दिया था उसके आधार पर जो साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, इनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने तरंग के आधार पर दिया। इन्होंने एक समीकरण दिया, उसी समीकरण से चारों क्वांटम संख्याओं की खोज हुई। मतलब क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे चारों क्वांटम संख्याओं का, इसके बाद एक एक करके क्वांटम संख्याओं पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। तो जो क्वांटम संख्याओं की खोज का श्रेय है वो प्लैंक को जाता है, जबकि प्लैंक ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, श्रोडिंगर का दिया हुआ समीकरण जो तरंग के आधार पर था, क्योंकि हमें प्रकाश का समीकरण पता था, हमें वेग का समीकरण पता था, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन जो तरंग के रूप में है उसका समीकरण नहीं पता था। उसके समीकरण की खोज की श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर के उस समीकरण के बाद प्लैंक ने उसी समीकरण का अध्ययन किया और उसी समीकरण से 4 नई संख्याओं की खोज की। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज की तब उन्होंने चौथी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की। इससे पहले 3 क्वांटम संख्याओं की खोज वो कर चुके थे, उन सब पर बात करेंगे। उससे पहले पहले हम इन क्वांटम संख्याओं पर बात कर लेते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, जो किसी भी एग्जाम में जो वगैरह पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, उतना पहले बात करेंगे। इसके बाद जो बेसिक 11th या 12th या 10th 9th में जिसमें क्वांटम संख्या आती है उनके लिए आगे हम एक क्वांटम संख्या पर विस्तृत बात करें। अभी हम बात करते हैं क्वांटम संख्या पर। तो क्वांटम संख्या किसी भी, आखिर क्वांटम संख्या की पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? क्वांटम संख्या किसी भी कोष, उपकोष या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम बताती है, अर्थात उनके ऊर्जा क्रम को बताती है। साथ साथ इलेक्ट्रॉन की स्थिति, आकृति के बारे में भी बताती है। क्वांटम संख्या क्या बताती है? क्वांटम संख्याएं ऊर्जा क्रम, साथ साथ में स्थिति, आकृति और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। ये क्रमशः तीनों क्वांटम संख्याएं भी है। क्वांटम संख्या क्या बताती हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरने का ऊर्जा क्रम है, उनके जो कोषों की ऊर्जा क्रम है, जिसे रदरफोर्ड ने कोष, उसके बाद नील्स बोर ने उपकोष, जो 4 उपकोष बताए, सोमरफेल्ड ने कोष, रदरफोर्ड ने सिर्फ 1 कक्षा बताई और नील्स बोर ने 4 कक्षाओं की बात की, 4 कोषों की बात की। उपकोष की अवधारणा सोमरफेल्ड, कक्षक की अवधारणा सोमरफेल्ड, और कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सोमरफेल्ड। इसी के आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात हुई। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए किसी भी कक्षा में या किसी भी नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणविक कणों में इन तीनों को गिना जाता है, जबकि न्यूक्लियन कण या नाभिक के कणों में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिना जाता है। जब किसी नाभिक या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में जानते हैं, उसका एक क्रम होता है।
उस क्रम को जानने के लिए वो या तो कोषों के रूप में होगा या उपकोषों के रूप में होगा या फिर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उन्हीं के अध्ययन के लिए क्वांटम संख्याओं की खोज की। उन्हीं के जो ऊर्जा क्रम, स्थिति और आकृति और चक्रण के बारे में बताती है क्वांटम संख्याएं। इनको हम 4 रूपों से पढ़ते हैं। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इनको 4 रूपों में पढ़ते हैं। चुंबकीय पहला प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है द्विगंशी मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, द्विगंशी क्वांटम संख्या को एंगुलर क्वांटम नंबर्स, और मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और चौथी होती चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं का अध्ययन क्यों करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा हो, उसकी स्थिति हो, उसे किस ऊर्जा क्रम में बढ़ना है, इन सब के अध्ययन के लिए हम क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं। क्वांटम संख्याओं को 4 भागों में विभाजित किया गया, मुख्य क्वांटम, द्विगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, द्विगंशी को एंगुलर क्वांटम नंबर्स, इसे L से लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चक्रण को स्पिन क्वांटम नंबर्स, इसे S से डिनोट करते हैं। ये चारों क्वांटम संख्या है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोष की बात करती है। इन पर अभी विस्तृत बात करेंगे, लेकिन जितना जनरल किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, उतना पहले देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात करती है, साथ साथ उसे कोषों की बात करती है कि वो किस कोष में भरे जाएंगे। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोषों की बात करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की बात करती है, और चक्रण क्वांटम संख्या उन कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा की बात करती है। जब चक्रण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम ऐसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं। ये जरूरी नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन सीधा हो, बाद वाला उल्टा हो, आप ऐसे भी भर सकते हो कि पहला उल्टा बाद में सीधा, किसी भी तरीके से भरो। चक्रण क्वांटम संख्या इनको बताती है, जो कि पाउली का अपवर्तन नियम भी है कि पहले एक एक करके क्वांटम संख्याएं भरी जाएंगी, इसके बाद उनकी पुनरावृत्ति चालू होगी। तो चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को, द्विगंशी उपकोष को और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को डिनोट करती है, इसे M से डिनोट करते हैं। जो इसका मान होता है कक्षक का -L से लेकर +L तक, 0 सही। जो L होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या में, जैसे कि भी इसको समझाते हैं, इनके रिलेशन देखते हैं आप, के संबंध देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोषों को, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को। जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है वो कोष को डिनोट करती है, सेल के बारे में बताती है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्याएं होती है वो उपकोष की बात करती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या उनमें होने वाले जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की बात करती है। जबकि जो सबसे लास्ट में जो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो उन कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताती है। वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन वाम गति कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसको पहले सीधा भरेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा उसको सीधा, जो क्लॉकवाइज गति करेगा उसको उल्टा भरेंगे। ऐसा कहीं निर्धारण नहीं कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा। अगर आपने क्लॉकवाइज वाले को सीधा भर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को उल्टा भरो। यदि आपने क्लॉकवाइज वाले को उल्टा भर दिया तो बाद वाले को सीधा भरो। ये एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो कोष होते हैं, इसकी अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने दी। इसी के बाद में नील्स बोर ने इसमें 4 कोष के L, M, N की बात की। इसके बाद में सोमरफेल्ड आए, उन्होंने कक्षक की बात की। कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की बात की। हमने आपको बताया था कि जो कक्षक होते हैं जैसे S, P, D और F, ये उपकोष है। तो इसमें S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 7 कक्षक और F में इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। हमने आपको बताया था कि जो KLMN है, इन कोषों में उपकोष भी होते हैं, जिसकी बात सोमरफेल्ड ने ही की। उन्होंने ही कक्षक की बात की। कोष की बात रदरफोर्ड ने की, जबकि उपकोष की बात नील्स बोर, इन्होंने, नील्स बोर थे, नील्स बोहर, इन्होंने कोष के अंदर
बताया कि 4 कोष होते हैं, एक कोष नहीं। रदरफोर्ड की बात का खंडन किया और इन्होंने बताया कि 4 कोष होते हैं जिन्हें इन्होंने KLMN नाम दिया, नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4। इसका मतलब ये नंबरिंग जो थी वो सोमरफेल्ड ने दी थी, जिन्होंने उपकोषों की खोज की। उन्होंने बताया कि जो K कोष है, जो K कक्षा है, जो K सेल है, इसमें एक उपकोष होगा जिसे S कहते हैं। जो L है इसमें 2 होंगे, S और P। M जिसमें 3 है उसमें SPD, N SPDF। इन्हीं में हम देखेंगे किस हिसाब से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं या उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इन पर अभी बात करेंगे। इनके आपस में रिलेशन देखेंगे जो अक्सर पूछा जाता है कि एक कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इनके बीच जो रिलेशन होता है केस कोष और उपकोष, सेल और सबसेल के बीच 2l+1, इस पर बात करेंगे। इसके साथ में देखेंगे कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एक कक्षक या एक कक्षक कोषों में अगर परिवर्तित किया जाए या कोषों में कक्षक की बात की जाए तो कोष में कितने कक्षक देखते हैं अभी। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसे हम n से डिनोट करते हैं। अभी इनकी न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं। इसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या की जो थ्योरेटिकल परिभाषा है, जो थ्योरेटिकल डिफिनेशन है, उन सब पर बात करेंगे। अभी सिर्फ इनके न्यूमेरिकल बात करेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम 1 2 3 4 पूर्णांक या कह सकते हो नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है। अभी सिर्फ 4 कोषों की बात की गई जो नील्स बोर ने की थी। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक कोष की बात की, लेकिन नील्स बोर आए उन्होंने 4 कोषों की बात की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, किसी भी नाभिक के आसपास कम से कम 4 कक्षाएं संभव है, कम से कम 4 कोष हो सकते हैं, 4 सेल हो सकते हैं। जब सोमरफील्ड आए जिन्होंने कोषों की अवधारणा दी, उन्होंने कहा ठीक है ये 4 कोषों को नंबरिंग दो, 1 2 3 4। उन्होंने कहा जो K है इसमें एक उपकोष, L में 2 उपकोष S और P, M में S P और D, N में S P D और F, ये 4 उपकोष होंगे। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे लिखा होता है 1s1 1s2 2s2 2p6, और आपसे पूछ दे कि बताओ P के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान, P के लिए N का मान, तो आप सीधे लिख दोगे N बराबर 2। क्योंकि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आगे लिखा गया नंबर उसके उपस्थित कक्षक की बात करता है, उसमें उपस्थित उपकोष की बात करता है, उसमें उपस्थित कोष की बात करता है। जो N है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके कोष की बात करता है, बताता है कि हम किस कोष में भरेंगे। वो बात अलग है कि ये उपकोष यस है, ये उपकोष P है, लेकिन अभी ये K उपकोष में भरा गया है, L उपकोष में भरा गया, जबकि पहला वाला K में भरा गया। K में सिर्फ एक कक्षक था तो एक उपकोष था सिर्फ यस। जो L होगा उसमें 2 उपकोष होंगे, एक यस और एक P। जब हमने बात की कि P के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान, तो P के लिए मुख्य क्वांटम संख्या मान N बराबर 2 होगा। क्यों होगा? जो इसके आगे लिखा होता है वो होगा। अगर आपको समझना है तो इसके लिए, क्योंकि ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, और जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है वो कोष को डिनोट करती है। अभी तक सिर्फ 4 कोष की जानकारी, 4 सेल की जानकारी है, 1 2 3 4, जिन्हें हम KLMN के बारे में लिखते हैं। तो जब P के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान पूछा जाए तो N बराबर 2, क्योंकि हमने पढ़ रखा। अगर S के लिए पूछोगे, अगर इसके आगे 1 लिखा है, ये 1 इसलिए निर्धारित हो जाता है क्योंकि यस तो दूसरे उपकोष में भी संभव है, यस तो तीसरे उपकोष में भी संभव है, एस तो चौथे उपकोष में भी संभव है। अगर सिर्फ यस की बात कर देगा कि यस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो एस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर 1s कर देगा तो ये निर्धारित होगा कि पहले कोष का उपकोष है, और पहले कोष में सिर्फ एक उपकोष हो सकता है, वो एस। n बराबर 1 हो जाएगा। अगर 2s के लिए पूछ दे तो n बराबर 2, 3s के लिए पूछ दे तो n बराबर 3, 4s के लिए पूछ दे तो n बराबर 4। और अगर इनके आगे कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपसे ये पूछा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ s के लिए या p के लिए, s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ। अगर पूछ दे कि s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो इसके लिए n जो होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपसे अगर पूछ दे कि p के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो इसके लिए n बराबर 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो कोष होती है, पहले कोष में सिर्फ एक उपकोष, एक सबसेल संभव है। पहले सेल में सिर्फ एक सबसेल संभव है, पहले सेल में सिर्फ एक सबसेल, जबकि दूसरी सेल में 2 सबसेल संभव है, एक s और दूसरी p। तो दूसरे से p स्टार्ट होगा, जबकि तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा। तो n बराबर 2।
2 भी संभव है, 3 संभव है, 4 संभव है। अगर आगे कोषों की बात हो तो आगे भी संभव होगा, क्योंकि पी तो सभी में पाया जाए, सिर्फ एस को या पहले कोष को छोड़कर। जब डी के लिए बात की जाए तो दूसरे में n बराबर 3, 4, 5, सिर्फ 3 कोष, क्योंकि जो पहला कोष है उसमें सिर्फ एक उपकोष संभव, यस उपकोष, यस सबसेल की बात करेगा। जो दूसरा कोष है उसमें दो सबसेल, 2 उपकोष की बात करेगा, तो जो पी है वो 2 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि पहले कोष में या पहले सेल में सिर्फ यस उपकोष होता है और दूसरे सेल में यस और पी 2 सेल होते हैं, 2 सबसेल होते हैं। जब डी की बात करेगा तो डी की स्टार्टिंग ना तो पहले सेल में है ना दूसरे सेल में है, क्योंकि तीसरे सेल में एस पी डी तीनों सबसेल पाए जाते हैं। पहले में सिर्फ एस, दूसरे में एस और पी दोनों। तो एन के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या की बात होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो दूसरे क्वांटम संख्या से स्टार्ट होगी या दूसरे सेल से स्टार्ट होगी। तो दूसरे सेल के लिए पी का मान एन बराबर 2, तीसरे के लिए एन बराबर 3, 4, 5, जितनी क्वांटम संख्याएं दी गई हो, जितने सेल दिए गए हो। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 4 सेल दिए गए, 4 कोषों की बात होती है, तो सिर्फ 4 तक मान संभव है, 3, 4, 5। इसके बाद एफ की बात करते हैं। एफ की बात करते हैं या चक्रण क्वांटम संख्या की बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, अफबाउ, होंड या पाउली, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांत के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही गति में होंगे या एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करते हैं तो वो 2 स्थितियां बना सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक साथ जोड़े में गति करते हैं, तो वो या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो चक्रण क्वांटम संख्या में यही बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने की जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे जो कि एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं उनके भरे जाने की दिशा नीचे की तरफ। तो जो एस होगा, इसके लिए बताया गया कि चक्रण क्वांटम संख्या के लिए 2 मान संभव है, एक +1/2, दूसरा -1/2। इसके अलावा कोई मान संभव नहीं। तो चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर के लिए सिर्फ 2 वैल्यू बताई गई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो क्लॉकवाइज गति करे या एंटी क्लॉकवाइज करे। इसका भी निर्धारण नहीं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज गति करेगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली ये मान लिया गया जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा वो ऊपर की तरफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नीचे की तरफ गति करेगा। इसके बाद आगे चलकर इनको आपकी इच्छा हो तो आप आराम से उल्टा भरो कि पहले इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ भरेंगे, जो इच्छा हो वो करो। इसके बाद जब तीसरे क्वांटम संख्या की बात करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या की, या दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम नंबर जो मुख्य क्वांटम संख्या था, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या को इसलिए बताया पहले क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी कोष के निर्धारण करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोष का निर्धारण करती है, जबकि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो कोष का निर्धारण करती है। और इसीलिए पहले हमने चक्रण क्वांटम संख्या की बात कर ली, क्योंकि जो हमने बताया एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन संभव। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। आपकी इच्छा है तो आप पहले क्लॉकवाइज भरो, आपकी इच्छा है तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भरो। ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं कि पहले हम सीधे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आराम से उल्टा चाहे उल्टा भरो, आपकी इच्छा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के समय ऐसे ऐसे भरो। मान लो पी में भर रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये भर दिए। आपकी इच्छा है तो शुरुआत आप ऐसे करो, बाद में दोहराओ, जो इच्छा है वो करो। आराम से आप कुछ भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय। पहले मुख्य क्वांटम संख्या की बात हो गई, चक्रण क्वांटम संख्या की बात हो गई। जब हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वो उपकोषों का निर्धारण करती है। जो उपकोष होते हैं, जो सबसेल होते हैं, वो किसी भी कोष में होते हैं।
और सबसेल की बात करती है एंगुलर क्वांटम नंबर्स, द्विवंशी क्वांटम संख्या, इसे एल से डिनोट करते हैं। और जो एल का मान एन के लिए होगा, क्योंकि एन का मान 1 2 3 4 अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब एल के मान की बात करोगे तो क्योंकि उपकोष की अवधारणा देती है और हमने उपकोष पढ़ रखे हैं एस पी डी एफ 1 2 3 4, मतलब एल का मान एस उपकोष के लिए 1, पी उपकोष के लिए 2, डी उपकोष के लिए 3 और एफ उपकोष के लिए 4, ये 4 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 2s उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 और द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान s के लिए पूछा है 1, सॉरी ये 0 1 2 3 होगा, s p d f 0 1 2 3, तो l का मान 0। इसके बाद जब चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या पहली क्वांटम संख्या स्थिति के बारे में बताती है, दूसरी क्वांटम संख्या उसकी आकृति या आकार के बारे में बताती है। जो हमने मुख्य क्वांटम संख्या द्विवंशी क्वांटम संख्या पढ़ी तो आकृति और आकार के बारे में जान लो, एसपीडीएफ। जो एस है इसका आकार होगा स्फेरिकल वृत्ताकार, पी जो होगा इसका होगा डंबलाकार, डी जो डबल डंबलाकार। डंबलाकार का मतलब और डबल डंबलाकार एफ के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, 8 से ज्यादा डंबल संभव है इस तरीके से। तो कॉम्प्लेक्स एस जो होता है इसकी वृत्ताकार स्पेरिकल वृत्ताकार, पी जो होता है डंबलाकार, डी जो होता है डबल डंबलाकार, एफ जो कॉम्प्लेक्स। स्थिति की बात करती है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या बात करती है आकृति की, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो होती है वो उसमें एल के लिए मान m बराबर होगा -l से +l, 0 सहित। चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए जो द्विवंशी क्वांटम संख्या होगी उसमें जितने भी नेगेटिव वैल्यू संभव है वो सभी, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो सभी संभव है, 0 इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो -l से +l तक मतलब इंटीजर जितने भी संख्याएं संभव है वो सभी संख्याएं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में रखी जाएगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या में रखी जाएगी। अब मुख्य क्वांटम संख्या पर बात कर चुके, द्विवंशी क्वांटम संख्या पर भी, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब इनके आपस में रिलेशन, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। जैसे आपको समझना मुख्य क्वांटम संख्या है तो उसमें एक क्वांटम संख्या में 4 उपकोष और 4 उपकोष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन। अगर पहले कोष की अब बात करोगे, हम कहते हैं कि 1s में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन संभव, s p d f 0 1 2 3 पहले कोष, तो पहले में सिर्फ 1s संभव है ना, k l m n 1 2 3 4। जब एसपीडीएम में बात करोगे तो s बराबर 0, k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर n, n बराबर 4। पहले कोष में सिर्फ एक उपकोष, एक कोष में सिर्फ एक कक्षक, तो 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरे में पूछ दे, तीसरे में पूछ दे, चौथे में पूछ दे, तो इसके लिए याद रखना होता है 2n²। n बराबर 1 जब पहला कोष मान रखोगे तो 2, दूसरा कोष n बराबर 2 तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। इसी हिसाब से चौथे कोष की बात करोगे, चौथे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 4 का मान n की जगह रख दो। तो जो निगमन है 2n², ये ऐसे आता है कि अगर आप एक कोष लेते हो, पहला कोष लेते हो, तो पहले कोष में उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में चले आओ, पहले कोष फिर कक्षक फिर इलेक्ट्रॉन। तो कोष में एक जो पहला कोष है उसमें कितने उपकोष, तो पहले कोष में सिर्फ और सिर्फ एक उपकोष, वो भी यस। अब यस में कितने कक्षक, यस में एक ही कक्षक, तो एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यही पी की बात कर दे, जो पी दूसरे में है, तो दूसरे उपकोष में कितने, दूसरे सेल में या दूसरे कोष में कितने उपकोष, तो 2 उपकोष, एक यस हो सकता है, दूसरा पी हो सकता है। जब एस की बात करोगे, तो एस में कितने कक्षक, एक कक्षक, पी में 3 कक्षक।
तो एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से देख लो रख के 2n², तो ये भी 8 आ जाएगा। ये हमने बात की क्वांटम संख्याओं पर। अब हम मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का पुनः जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है उस पर बात करेंगे। अभी हमने इनके आपस में रिलेशन को देखा, हमने इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जो इन पर न्यूमेरिकल संभव थे, जितने सवाल संभव थे, उन सब पर बात की। अब हम इनके थ्योरेटिकल पॉइंट पर अगली क्लास में बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।